नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी कक्षा में, जिसमें हमारा आज का विषय है व्यवहारिक लेखन। व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत कई टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रयोजन मूलक हिंदी पर। वैसे मैं ये कक्षा बहुत पहले ले चुकी हूँ, लेकिन अभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की मांग है कि एक बार फिर से इसको रिपीट करवाया जाए या एक बार फिर से इसको समझाया जाए। तो आज इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होती है, इसके विविध आयाम क्या हैं, किन क्षेत्रों में ये बोली जाती है, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में प्रयोग होती है, इसकी प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो आज की कक्षा में प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित इन सभी बिंदुओं पर आप जो है चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी में। देखिए, सबसे पहले तो दो शब्द आपको मिलेगा, एक तो है प्रयोजन और दूसरा शब्द है मूलक। उसका अर्थ होता है उद्देश्य, यानी आप कोई काम करने जा रहे हैं तो कुछ कुछ मोटिव लेकर आप चलते हैं। तो ऐसे ही जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो किस प्रयोजन से, किस कारण से या किस उद्देश्य से आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। और मूलक का अर्थ होता है आधारित। तो जो आप किसी उद्देश्य आधारित काम करेंगे या उद्देश्य के साथ काम करेंगे, उसको हम कहते हैं प्रयोजन मूलक। तो ऐसे ही हिंदी के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि वो हिंदी जो किसी उद्देश्य के साथ जो है बोली जाए या लिखी जाए या उद्देश्य आधारित हो, वही प्रयोजन मूलक है। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक कहते हैं, प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। ध्यान रखें, कभी एक नंबर में भी ये सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी भाषा का वह स्वरूप जो साहित्यिक, विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार, वाणिज्य आदि क्षेत्र में प्रयुक्त होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, या इसी को आप कामकाजी हिंदी कहते हैं। हालांकि कार्यालयी हिंदी हम एक अलग से चैप्टर करेंगे, क्योंकि हम किसी विशेष क्षेत्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आप साइंस के लिए प्रयोग करेंगे तो उसमें किसी विशेष शब्दावली का प्रयोग करेंगे। अगर आप कृषि के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अलग शब्दावली का प्रयोग करेंगे। तो हर क्षेत्र में भाषा के प्रयोग का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि हम प्रयोजन के आधार पर या उद्देश्य के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक। चूंकि हम कोई काम करने के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखें, ये केवल बोलने, क्योंकि एक व्यवहारिक हिंदी होती है जिसमें केवल बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम किसी विशेष क्षेत्र का काम भी कर रहे हैं, तो इसको कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। अच्छा, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? मतलब प्रयोजन मूलक हिंदी हम क्यों प्रयोग करते हैं? तो जैसे कि आपने कहा, ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होता है, तो एक तरह से जीविकोपार्जन के लिए हम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं या कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो एक तरह से आप जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको ये भाषा आनी चाहिए। या मान लीजिए आप कहीं किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, वहां पर आपको हिंदी पत्र लिखना है या संचार करना है, तो आप किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। तो एक तरह से जीविकोपार्जन के लिए भी ये भाषा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रशासन हो गया, बैंक हो गया, पत्रकारिता हो गया, विधि हो गया, तो हर क्षेत्र में अलग अलग शब्दावली होती है, इसीलिए हर क्षेत्र की एक विशेष भाषा होती है। मतलब भाषा वही रहेगी, तकनीकी शब्दावलियों जो है वो अलग प्रयोग होती है। अब विभिन्न व्यवसाय, हमने कहा ये एक तरह से जीविकोपार्जन के लिए जरूरी है। तो डॉक्टर की भाषा आमतौर पर हम लोग नहीं समझ पाते, पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, है ना। वकील है तो अपने शब्दों में कुछ लिखेगा, हो सकता है सामान्य लोग उसको ना समझ पाए, तो इसलिए जो विशेष तरह का एक प्रोफेशन होता है, रोजगार होता है, या जो है जीविकोपार्जन के साधन होते हैं, उनमें हम प्रयोग करते हैं। इसको व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है, कामकाजी हिंदी कहा जाता है। देखो, ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी है ना, अन्य नाम इसको नहीं कहेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, ये अपने अंदर सबको समाहित करके चलता है। ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रयोजन मूलक शब्द है, अपने आप में संपूर्णता का बोध कराता है। अब इसके अंदर जितनी भी प्रकार की हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, चाहे वो व्यवहार के लिए करते हैं, चाहे वो कामकाज के लिए करते हैं, चाहे कार्यालय के लिए करते हैं, चाहे विभिन्न प्रयोगों के लिए करते हैं,
तो सब किसके अंदर आ जाता है, इस प्रयोजन मूलक के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये सब जो भी हम कर रहे हैं किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कि जो प्रयोजन मूलक है अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसके अंदर में ये सारी जो शब्दावलियां हैं या सारे प्रयोग हैं वो समाहित हो जाते हैं। क्योंकि बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद जो प्रयोजन मूलक है, व्यवहारिक है, कामकाज, ये सब एक ही है। थोड़ा बहुत अंतर आपको सब में मिलेगा। आप ये समझिए कि व्यापक स्तर पर जो होता है वो प्रयोजन मूलक होता है, उसके अंदर विभिन्न उद्देश्यों को लेकर चलते हैं तो वो सब उसके अंदर समाहित हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, इसकी कुछ विशेषताओं पर हम बात कर लेते हैं कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी है या प्रयोजन मूलक भाषा है उसकी क्या विशेषता होती है। तो एक तो इसकी प्रयोजनीयता ही है, मतलब इसका जो है प्रयोजन उद्देश्य के साथ प्रयोग की जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं विशेष क्षेत्र में ही प्रयोग की जाएगी। तो हिंदी का सबसे बड़ा गुण या विशेषता है उसकी अनुप्रयुक्तता, अर्थात प्रयोजनीयता। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार अनुप्रयुक्त होता है, अर्थात प्रयोग होता है। जैसे हम बात करें राजभाषा, कार्यालयी भाषा, वाणिज्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा या वैज्ञानिक भाषा या प्रौद्योगिकी, तो जैसा हमने शुरू में कहा कि हर क्षेत्र में इसका प्रयोजन होता है, हर क्षेत्र में ये प्रयोग होता है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये प्रयोजनशील है या प्रयोजन युक्त है। आप इसको हर जगह अलग अलग तरह से प्रयोग कर सकते हैं और किया जाता है। दूसरा है सामाजिकता। चूंकि हम देखो सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में रहने के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा बहुत जरूरी है, आप सभी जानते हैं। तो भाषा का या हिंदी, चूंकि हम हिंदी भाषी समाज में रहते हैं, हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि सामाजिकता भी इसका एक गुण है। सामाजिकता का संबंध मानविकी से है। सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका तथा सामाजिक स्तर के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्त स्तर तथा भाषा रूप प्रयोग होते हैं। मतलब जिस तरह के समाज में आप रहते हैं। आप देखो हिंदी में भी ना बहुत सारी क्या है बच्चे, बोलियां। आप देखते होंगे कि हिंदी में बहुत सारी बोलियां हैं, तो उसको भी एक तरह से हिंदी का ही आप रूप मान सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की भाषा प्रयोग हो रही है। बेशक वो हिंदी है, लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन के साथ आप उसको देख पाते हैं। अगली हम विशेषता की बात करें तो वैज्ञानिकता। देखो हिंदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही वैज्ञानिक जो है वो भाषा है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी की दूसरी अहम विशेषता क्या है, उसकी वैज्ञानिकता। किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जाता है। और इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये सभी जो गुण है वो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर प्रयोग हो जाते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी अपनी अंतर्वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण आदि के स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। इसको आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप अंग्रेजी में अगर हम अल्फाबेट को देखें तो कई बार किसी खास अक्षर के लिए कोई खास वर्ण प्रयोग होता है, लेकिन कई बार हम दूसरे अक्षरों को बनाने के लिए भी जोड़ तोड़ करके बना लेते हैं। जैसे कभी आपने सी से आपने कभी स पढ़ा होगा और सी से कभी आपने क पढ़ा होगा, तो आपको उच्चारण मतलब कंफ्यूजन होती है कि भाई इसको हम कब क पढ़ें और कब सा पढ़ें। या देखो जैसे आपने कोई शब्द लिखा है, एक शब्द है बट, है ना, और एक शब्द आप बिल्कुल सेम टू सेम देखो आप लिखेंगे पुट। अब इसको आपने अ का बीच में यू जो है इसको अ का साउंड बोला और यहाँ पुट में यू को जो है ऊ का साउंड निकाल रहे हैं। तो क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ पर किस तरह का जो वर्ड है, जो वर्ण है, वर्ण मतलब अक्षर में बात कर रही हूँ, वो प्रयोग होगा। लेकिन हिंदी में बिल्कुल क्लियर है। हालांकि एक कुछ लोग इसका जो है विशेषता ना मानकर अवगुण मानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा अक्षर है, लेकिन ये वैज्ञानिकता है इसकी कि जिस भी शब्द को आप बोलेंगे या जिस भी वर्ण का आप उच्चारण करेंगे उसके लिए एक अक्षर मौजूद है। तो इसकी वैज्ञानिकता इसकी विशेषता है। अगली हम बात करेंगे भाषिक विशिष्टता, मतलब अपने आप में यह भाषा विशिष्ट है। ठीक है, तो हिंदी की प्रयोजन मूलक हिंदी की जो है स्वतंत्र सत्ता है और इसका अपना महत्व है जो उसे सामान्य या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। अपनी शब्द ग्रहण करने की अद्भुत शक्ति के कारण प्रयोजन मूलक हिंदी ने अनेक भारतीय तथा पश्चिमी भाषाओं के शब्द भंडार को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर लिया है। कुछ लोग इसको अवगुण बताते हैं, लेकिन ये हिंदी की बहुत बड़ी विशेषता है कि ये परिवर्तनशील है और समय के साथ इसने अलग अलग भाषाओं के शब्दों को भी अपने अंदर समाहित कर लिया है।
जैसे आप रेलगाड़ी बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं, लालटेन बोलते हैं, है ना। डॉक्टर नॉर्मली हम वैद्य वगैरह बहुत कम प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल बोलते हैं। तो हमारी बोलचाल की भाषा में हम इन चीजों को शामिल कर चुके हैं और इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये भी एक इसकी विशेषता के तौर पर देखा जा सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, इसके प्रयोग की विभिन्न शैलियां क्या है, मतलब कौन कौन से तरीके हैं जिस माध्यम से इसको प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से देखें यहाँ पर 7 प्रकार से या 7 शैलियों में इसका प्रयोग होता है। 7 अलग अलग तरीकों से प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तो बोलचाल की शैली है, सामान्य तरीके से बोलचाल जो हम घर में बोलते हैं या मार्केट जाते हैं ना, बाजार सब्जी वाले से बातचीत करते हैं, उसको समझ सकते हैं इससे। दूसरा है संवाद शैली, मतलब जब हम वार्तालाप करते हैं, चाहे मित्रों के बीच में हो, चाहे ऑफिस में हो। तीसरा है भावात्मक शैली, जहां पर हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे होते हैं, कुछ अलग प्रकार की हिंदी, है ना, थोड़ी इमोशनल टाइप की प्रयोग करते हैं। चौथा है प्रशासनिक शैली, जहां पर कामकाज या कार्यालयी हिंदी इसको कहते हैं, ऑफिस में, सरकारी अर्ध सरकारी पत्रों में इसका प्रयोग होता है। सामाजिक शैली, मतलब जब आप विशेष समाज, किसी विशेष समाज में बैठे रहते हैं तो वहां पर विशेष प्रकार का जो है अलग बातचीत का दौर चल रहा होता है, तो वहां पर जो प्रयोग करते हैं। और छठा है पत्र शैली, जब आप पत्र लिखते हैं तो पत्र की भाषा अलग होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल आप जानते हैं। और साहित्यिक, साहित्य में देखो मुहावरे, लोकोक्तियां, है ना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है 7 अलग अलग प्रकार से या 7 अलग अलग शैलियों में हिंदी का प्रयोग होता है। आगे बात करें इसके क्षेत्र क्या है, मतलब किन क्षेत्रों में हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। तो एक तो आपने याद रखना है, यहाँ क्षेत्र की बात करें तो ये भी 7 ही क्षेत्र माने जाते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो कार्यालय क्षेत्र है, वाणिज्य है, साहित्य है, विधि है, जनसंचार या मीडिया जिसको कह सकते हैं, वैज्ञानिक और राजभाषा। अच्छा, इसमें अंतर क्या है भाई, हम क्यों ये कहते हैं कि अलग अलग तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो देखो, जब आप बात करते हैं ना कार्यालयी हिंदी की, तो कार्यालय में अलग अलग प्रकार से प्रयोग होता है। अच्छा, ये हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, विशेष शब्दावलियों के आधार पर। हिंदी वही है लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष शब्द जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग होते हैं। जैसे हम कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के शब्द, जैसे पावती की बात कर ले, है ना, कार्रवाई, विचाराधीन, भाई इस पर कार्रवाई की गई, या ये मामला भी क्या है, विचाराधीन है। तो इस प्रकार के हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं कार्यालय हिंदी। या गोपनीय, संस्तुत, है ना, ये बहुत गोपनीय है। तो ये शब्द हम कहाँ पर, कार्यालय या सरकारी अर्ध सरकारी पत्रों में करते हैं। वाणिज्य क्षेत्र की बात करें, जहां पर देखो व्यापार हो रहा होता है, या स्टॉक मार्केट में आपने कभी देखा हो, तो वहां जब हम चर्चा करते हैं, मान लीजिए सोने का दाम जो है बढ़ गया, चांदी का दाम घट गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि चांदी का दाम घटा, हम सीधे कह देते हैं चांदी लुढ़की, है ना, लुढ़की मतलब थोड़ा सा उसका भाव नीचे गिर गया। या सोना उछला, सोना क्या हुआ, उसके दाम में बढ़ोतरी हुई, तो हम कहते हैं सोना उछला। या मान लीजिए तिलहन गरम, यानी इसका जो है तिलहन जो है वो भाव बढ़ गया है। तो इस तरह से कुछ विशेष प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग होता है। साहित्यिक क्षेत्र में बात करें भाई, आप मुहावरों का प्रयोग करते हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, या आप जब निबंध लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो वहां अलग प्रकार की जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब साहित्यिक भाषा, कहीं पर विचारों की प्रधानता होगी, कहीं पर भावनाओं की प्रधानता होगी। ऐसे ही विधि एवं कानूनी क्षेत्र है, जब आप कानून या अदालत या कोर्ट में आप कहते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पर दफा 302 चल रहा है, तो ये वाले शब्द जो है हर जगह आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये प्रयोग किसी खास क्षेत्र में जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि कानूनी या विधि। जैसे मान लीजिए हम दंड संहिता की बात करते हैं, भाई उसको दंडित किया गया किस दंड संहिता के तहत, तो ये सारे शब्द कहाँ आते हैं, विधि या कानूनी क्षेत्र में। ऐसे ही जनसंचार या विज्ञापन का क्षेत्र है। अच्छा, इसकी भाषा ना बहुत सरल सामान्य होती है, क्योंकि इसको सामान्य लोगों तक पहुंचाना होता है, और जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसको भी समझना है। तो बिल्कुल जो बोलचाल की सामान्य भाषा है उसमें इसका प्रयोग होता है। जनसंचार के मुख्य रूप से 3 माध्यम आप जानते हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक तो आपका प्रिंट माध्यम है ना, प्रिंट जिसको समाचार पत्र कहते हैं। एक दृश्य माध्यम है, दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसको आप
टेलीविजन कहते हैं, और एक श्रव्य माध्यम है जिसको आप रेडियो कहते हैं। तो तीनों की भाषा बेसिकली लगभग सेम ही होती है। और यहाँ पर वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र की बात करें तो विज्ञान या टेक्नोलॉजी में कुछ विशेष प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उन शब्दों का प्रयोग आप बाकी जगहों पर नहीं देखते हैं, केवल इन्हीं क्षेत्रों में देखते हैं। ऐसे ही राजभाषा की बात करें तो राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा, राजभाषा वैसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि मान्यता है नहीं तो राजभाषा ही मान लेते हैं। हमारे संविधान में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वो भाषा जो कार्यालयी भाषा हो या फिर आप कह सकते हैं कि कामकाज की भाषा हो, है ना। तो जो कामकाज की भाषा होगी, कार्यालयों में प्रयोग की जा रही होगी, उसकी भाषा थोड़ी अलग होगी। तो इस प्रकार से 7 क्षेत्र जो है वो निर्धारित किए गए हैं प्रयोजन मूलक उद्देश्य परक हिंदी के। मतलब इस अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्देश्य के साथ हिंदी प्रयोग की जा रही है। सवाल आता है क्या पूरी हिंदी बदल जाती है? नहीं भाई, हिंदी आपकी वही है। कुछ विशेष जो बदलाव हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? उनकी शब्दावलियों में। जिस क्षेत्र से संबंधित वो क्षेत्र होगा, या कह सकते हैं जिस क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा होगा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक प्रयोजन मूलक हिंदी। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।